हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं ट्वेल्थ में और जिनको 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्वेल्थ हिंदी के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। और आज हम ट्वेल्थ हिंदी का जो खंड का होता है, इस पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में आज आपका 50 मार्क्स यानी कि 50 नंबर कंप्लीट हम कराने वाले हैं। पूरा खंड का हम एक ही क्लास में पढ़ेंगे। बस आपको 24 फरवरी को जाना है और हिंदी की कॉपी में बस इतना छाप कराना है, आपका 50 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हम इस क्लास में ट्वेल्थ हिंदी के 7 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 10 नंबर का ये आता है, पहले हम इसको पढ़ेंगे और हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप लोग देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। इन सब क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके होंगे, उसके बाद में ये गद्यांश हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो मोस्ट हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश को 10 नंबर का ये भी आता है। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश को 10 नंबर का ये भी आता है। कैसे लिखना है जाकर बोर्ड एग्जाम में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब पूरा हिंदी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, फिर लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, कवियों का 5 नंबर का। फिर हम भैया करेंगे स्टोरी यानी कि कहानी 5 नंबर की और खंड काव्य 5 नंबर का। टोटल 50 नंबर के टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। 2025 में हिंदी में 95 प्लस की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपने हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। मैंने टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस को ले रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। इनमें से कौन से लेखक हैं जो द्विवेदी युग के हैं? सदल मिश्र, मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? तो भैया इसमें से जो हमारे लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी, ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। आप लोग सर्च करके देखेंगे तो पता चल जाएगा। और इसमें मैं अभी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन भी करूंगा बहुविकल्पीय प्रश्नों में, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। इसमें से कौन सी पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित की है? कविवचन सुधा, उचित वक्ता, भारत मित्र या सरस्वती? देखो, सरस्वती जो पत्रिका है ना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित पत्रिका है। तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, चिंतामणि के रचनाकार कौन है? कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, खुद देख लीजिए, क्वेश्चन हाई रेटेड यानी कि 5 स्टार वाले हैं। ठीक है, तो चिंतामणि के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गुलाब राय? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आपने 10th में पढ़ा होगा और चिंतामणि जो है वो इन्हीं की रचना है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन है, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? यानी कि इसमें से कौन से लेखक हैं जिनका रियल नेम यानी कि वास्तविक नाम जो है वो केदारनाथ पांडे है? अज्ञेय का, राहुल सांकृत्यायन का, रामवृक्ष बेनीपुरी का या जैनेन्द्र का? तो इसमें से जो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन जी। इनका नाम, ओरिजिनल नाम यानी कि रियल नेम जो है वो केदारनाथ पांडे है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के नाम से तो हम इनको हिंदी साहित्य में जानते हैं, लेकिन जो वास्तविक नेम है वो यही है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके 12th वाले जो लेखक हैं उनसे रिलेटेड है। कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? 2 बार एग्जाम में आ चुका है कुटज। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राजा लक्ष्मण सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखो, कुटज जो निबंध संग्रह है ना, इसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे करता हूं, उसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि जो कल्पलता है, ठीक है, कल्पलता जो रचना है, इसके लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आपके 12th के जो लेखक हैं ना, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। सबको देना है, ठीक, अटेम्प्ट जरूर कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी पद्य साहित्य में हम लोग आ चुके हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, 3 बार आया है, तो 2025 में भी आने के चांसेस हैं।
ठीक है, सबरपा, सरहपा, लुइपा या कणहपा। बताइए हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सरहपा। सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुकरिया रचना है, ये किसकी रचना है? 2016 में आ चुका है। मधुकर कवि की, कुशल राय की, अमीर खुसरो की या भट्ट केदार की? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, अमीर खुसरो की। देखो देखो जो मुकरिया है ना, ये अमीर खुसरो जी की रचना है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखो हमें सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, खंड का मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, सबको पढ़ना है। तो हम अपने 5G स्पीड में चलेंगे, क्योंकि अब एग्जाम पास आ रहा है, आपको अपने तरीके से तैयारी करना होगा। वो दिन नहीं है कि आप सितंबर अक्टूबर वाला दिन है कि आप आराम से घूमेंगे टहलेंगे काम हो जाएगा। अब एग्जाम आ रहा है तो थोड़ी बहुत तैयारी आपको बेटर तरीके से करनी होगी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, चित्राधार काव्य की भाषा है। चित्राधार जो काव्य है वो किस भाषा की रचना है? अवधी, ब्रज, कन्नौजी या भोजपुरी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्रज भाषा। ठीक है, चित्राधार जो है ये ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है तो चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। देखो वो क्वेश्चंस मैं क्लास में लेकर आया हूं जो ज्यादा स्पेशल है, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि देखो ये आ चुके हैं कई बार, तो मैंने सोचा क्यों ना वो क्वेश्चंस आपको बताए जाएं जो रिपीट होते हैं। हो सकता है 2025 में रिपीट हो जाए, हो सकता नहीं, होगा ही। ठीक है, देखो लहर के रचनाकार कौन है, ये तो शायद सबको पता हो। आंसू लहर झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, स्वर्णधूल, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत? तो देखो जयशंकर प्रसाद जी हैं लहर के रचनाकार। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमारे 12th के जो कवित्री हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बताओ कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? कला और बूढ़ा चांद, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना है, इस पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? कई बार आ चुका है तो चांसेस बहुत ज्यादा है। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद या सोवियत लैंड नेहरू? तो इसका राइट आंसर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो कला और बूढ़ा चांद जो हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्योंकि इतनी फेमस रचना है तो पुरस्कार मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 10 नंबर के, वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर 10 क्वेश्चन पढ़ने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, आपको कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन पढ़ने होंगे अगर आपको 10 नंबर क्लियर करना है तो। ये ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब देखिए हमारी लिस्ट में जो दूसरा टॉपिक आता है ये महत्वपूर्ण गद्यांश है। और मैंने एक ऐसे गद्यांश को लिया है जो भैया बहुत स्पेशल है और इसमें होता कुछ नहीं है। आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, 5 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे, पांचों का आंसर लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और आंसर लिखना क्या है, हम सब लिखेंगे आपके लिए, सब लिख कर आए हैं। कैसे लिखोगे ताकि आपको 10 में 10 मिले? लेकिन पहले हम एक चीज समझते हैं, ये आंसर आपको लिखा नहीं मिलेगा, आपको ये वाला गद्यांश खूब ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, आपको खुद से ही जो करना है करना है। तो इसको पढ़िए पहले। देखिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया ये किस चैप्टर से लिया गया है, तो अगर आपके गद्यांश में कोई ट्रिक है तो आप उससे सोचिए आखिर ये कौन से चैप्टर से हो सकता है। तो इस आप गद्यांश में देखेंगे तो भैया भाषा कई बार आया है, ये भाषा, उसके बाद में यहाँ पे भाषा आई है। अब भाषा आने के कारण हमें एक आइडिया हमारा दिमाग लगाएगा कि भैया ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है और इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो आपको पहले चैप्टर का नाम ढूंढना होगा और लेखक का नाम समझना होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का रहेगा वो यही रहेगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, इसके लिए 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर के लिए आपने पाठ को ढूंढ लिया और पाठ के साथ आप लेखक को जरूर पढ़ लेना। आप पहले से ही पढ़ रहे हो कि इस पाठ को इस लेखक ने लिखा है, तो आपको थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, यहां से यहां तक,
इनकी अपनी भाषा में व्याख्या लिखनी है। अपनी भाषा का मतलब थोड़ा अपने तौर तरीके से लिखना है, ऐसा नहीं कि आप एकदम किताबी भाषा छाप दें। इसी को हल्का फुल्का चेंज करके अगर लिख दोगे ना तो आपको नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। तीसरा, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जो विज्ञान है उसकी प्रगति जो है, विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं उसी पर उन्होंने बल दिया है। जैसे भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। मतलब उन्होंने किस चीज पर बल दिया है? विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उस पर बल दिया है, और उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। मतलब यही चीज आपको लिख देना है कि संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। कुछ इसी पर उन्होंने बल दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। चौथा, संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है? तो इसका सीधा सीधा आंसर दिया है 2 नंबर, ये तो आपका बिल्कुल फ्री है। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है, यही लाइन उठाकर लिख दो, 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में आपका ये 2-2 नंबर आपका कंप्लीट हो रहा है। अभी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है। पांचवा, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो सीधा सीधा यहां पे लिखा है, देखो, संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति? संस्कृति की गति, कल्चर की गति जो है वो विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। सीधा सीधा आपको लिखना है कि संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। तो इसमें कुछ है नहीं, मतलब सिंपल सा होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है उसका मैं ट्रिक थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, यहां पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही डालना है। उसके बाद में जैसे इसका जो फर्स्ट वर्ड है भाषा स्वयं, हमने इसको लिखा, फिर डॉट 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 करके आवश्यकता है हमने लिख दिया, ये देखो आवश्यकता है, ऐसे लिख दिया। अब आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब ये जो गद्यांश है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो मैंने बताया कि ये भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। तो कुछ संदर्भ में हम लिख देंगे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम एज अ संदर्भ लिखेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है संदर्भ के रूप में आप इसको लिखें, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब हमारा ये लेखक का नाम हो गया, ये पाठ का नाम हो गया और पूरा हमारा संदर्भ हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से अवतरित है। लेखक का नाम, पाठ का नाम, ऐसे एग्जामिनर भी देगा, ले बेटा 2 नंबर तेरे नाम। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हमारा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इतने का व्याख्या करना है कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों के खोज की महती आवश्यकता है। तो ऐसे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और थोड़ा चेंज करके हम इसको लिखेंगे। देखो, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। थोड़ा थोड़ा चेंज करके देखो लिखा गया है, हल्का फुल्का चेंज करना है। ठीक है, नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों के खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। ऐसे लिख दो, थोड़ा चेंज करके, एग्जामिनर भी ऐसे लिख देगा। ठीक है, 2/2। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो मैंने बताया था भैया कि प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज करके अगर देखेंगे तो गद्यांश में भी इसी से रिलेटेड लिखा है कि संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो कुछ उसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया। चौथे क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्टली दिया है, कहीं ढूंढना ही नहीं है।
संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो लिख दो यहाँ पे, संस्कृति का एक अटूट अंग भाषा है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो मैंने बताया था संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 2 2 2 2 2 यानी कि 2 × 5 = 10 नंबर ऐसे एग्जामिनर 10/10 देगा। ठीक है, मतलब थोड़ा बेटर तरीके से आप लिखना, खुद को अच्छा मतलब अच्छे तरीके से प्रूव करके लिखना, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसको हम हटाते हैं क्योंकि हमारा गद्यांश वाला जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने महत्वपूर्ण पद्यांश पे। अब देखो ये रहा हमारा पद्यांश। ठीक है, जैसे गद्यांश आता है 10 नंबर का, वैसे ही हमारे लिस्ट में जो तीसरा टॉपिक होगा, अभी हम तीसरे टॉपिक पर पहुंचे हैं, हमें टोटल 7 टॉपिक पढ़ने हैं, तो अभी तो प्रैक्टिस शुरू हुई है। ठीक है, तो 10 नंबर का ये हमारा पद्यांश भी पूछा जाता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपको एक हिंदी पद्य का एक पद्यांश दे दिया जाएगा, जैसे यहां से लेकर यहां तक आपको दे दिया गया। ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक दिया गया। इसके नीचे है मतलब ये 2 बार आया है 2020-22 में, तो 25 में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 5 क्वेश्चन इसके भी नीचे हैं, आपको आंसर देना है, लेकिन ये गद्यांश की तरह नहीं होता है। इसका हिंदी मीनिंग थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे, ये किस चैप्टर से हो सकता है, मैं इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, नो टेंशन। जब तक है हम देखो कैसे इसको लिखना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पहले ये समझो कि ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके कवि कौन है। ठीक है, देखो ध्यान से समझो। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब ये 7-8 लाइन में दिया गया, 10 लाइन में, लेकिन कम लाइन में भी हो सकता है। पहले इसका थोड़ा अर्थ समझो। ये हमारे कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है ये रचना, ये मतलब जो लाइनें हैं, और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। होता क्या है, कैकेयी जी राम जी के समक्ष पश्चाताप करते हुए बोलती हैं, क्या बोलती हैं देखो। कहते आते थे यही अभी नरदेही, मतलब कहते कहते आते थे, कहते थे मतलब लोग कहते थे, यही अभी तक नरदेही, नरदेही का मतलब होता है मानव, हम जैसे मनुष्य। ठीक है, तो आत्मग्लान में डूबी हुई कैकेयी जी कहती हैं कि अभी तक तो मानव जाति में यही कहावत प्रचलित थी, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, मतलब माता जो माता है वो ना कुमाता, वो कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, पुत्र भले ही कुपुत्र हो सकता है। मतलब वो उनका कहना है कि यही कहावत प्रचलित थी कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ठीक है, अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में चाहे कितनी भी लापरवाही क्यों ना दिखाए, लेकिन जो माता है वो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्या होता है, अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, फिर वो कहती हैं अब कहे सभी, अब सभी यही कहेंगे हाय हाय विरुद्ध विधाता, विधाता है पुत्र पुत्र ही, मतलब पुत्र तो पुत्र ही है, रहे कुमाता माता, और माता कुमाता हो गई है। किंतु अब सभी लोग यही कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, बट माता कुमाता हो गई है, क्योंकि राम जी को वनवास भिजवाने में कैकेयी जी का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, आगे देखिए वो कहती हैं बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, मतलब कैकेयी जी भरत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि बस मैंने इसका वाह मात्र, इसका बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय, उसके दृढ़ हृदय को ना देखा, मैंने नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मृदुल का मतलब होता है कोमल, गात्र का मतलब होता है शरीर। ठीक है, फिर वो कहती हैं कैकेयी जी आगे कहती हैं कि मैंने अपने पुत्र का केवल बाहरी रूप ही देखा है, उसके दृढ़ हृदय को मैं ना समझ सकी, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मतलब परमार्थ, परमार्थ का मतलब होता है दूसरों का हित मैंने नहीं देखा, बस पूर्ण स्वार्थ ही साधा, अपने स्वार्थ को ही मैंने देखा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण आज ये बाधा, देखो साधा का मतलब होता है पूरा करना, तो पूर्ण स्वार्थ ही मैंने पूरा किया, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण से आज हमारे सामने ये बाधा उत्पन्न हो गई है। फिर वो सोचती हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कहानियां प्रचलित रहेंगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक ऐसी रानी थी
जिसने निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कि धिक्कार है उस रानी को जिसको महास्वार्थ ने घेर कर ऐसा अनुचित कर्म कराया। ठीक है, तो वो मतलब पश्चाताप करती है कि श्री राम जी को वनवास भेजाने में जो मेरा हाथ था ना, मैंने बहुत गलत किया, अब उनको पछतावा हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, तो वही वो कहती हैं। अब क्वेश्चन अगर देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन दोनों का व्याख्या करना है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इसकी व्याख्या करनी है, अभी हम करेंगे। तीसरा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो भैया पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। चौथा, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका हृदय दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो भैया कैकेयी जी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। देखो अगर आपको पद्यांश का हिंदी मीनिंग पता होगा ना, तो ये सब दो दो नंबर आपकी बिल्कुल फिक्स है। पांचवा, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है। तो इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो रहा है। उन्होंने सोचा कि भरत को मैं राज्य दिलवा दूंगी और वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन वो जो है भरत का की प्रवृत्ति को नहीं पहचान पाई, क्योंकि भरत ऐसे नहीं थे, वो ऐसा कभी नहीं सोचते थे। ठीक है, अब देखो जब भी इसको सॉल्व करो तो सेम ट्रिक है, आपको कहते आते थे ऐसे लिखना है, फिर डॉट 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 करके महास्वार्थ ने घेरा, इसको ऐसे लिखना है। फिर एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम संदर्भ लिखेंगे, थोड़ा संदर्भ टाइप का। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर इसका आपका कंप्लीट। देखो ये कवि का नाम हो गया, ये शीर्षक का नाम हो गया, और आपका 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब इसकी आपको व्याख्या करनी है। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इसकी व्याख्या करनी है तो हम करेंगे कुछ ऐसे। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या, कैकेयी श्री राम से कहती हैं कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों को इस उक्त पर से विश्वास हट जाएगा और संसार के लोग यही कहेंगे कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी कुपुत्र नहीं हो सकता। उनको ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने राम जी को वनवास भिजवाया, तो उनको लगता है कि लोग अब हमको कहेंगे कि माता को माता हो सकती है पर पुत्र कुपुत्र नहीं हो सकता, उनको ऐसा ही लगता है। ठीक है, चलो तीसरा, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। सिंपल है, अगर आपने हिंदी मीनिंग इसका समझ गए अगर आप, तो आपको ये चीज क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। तो भैया कैकेयी ने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है। ठीक है, पांचवा, इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात पर पश्चाताप हो रहा है। तो इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक, यानी कि जो उनके ऊपर कलंक लगा है कि आप ही ने श्री राम जी को वनवास भिजवाया है, उस कलंक को लेकर और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हो रहा है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट, यानी कि आपके पांचों क्वेश्चन का आंसर हो गया और एग्जामिनर ने भी बोल दिया ले बेटा इस पे तेरा ही हक है, 10/10 वो आपको देगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको करना है। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम इसको हटा रहे हैं लिस्ट में, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेखक का साहित्यिक परिचय। देखो आप लोग वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसे ही मैं क्लासेस देता रहूंगा। तो अब लेखक का साहित्यिक परिचय हम लोग पढ़ेंगे, फिर कवि का पढ़ेंगे, फिर कहानी पढ़ेंगे। अभी अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, तो हमने लेखकों में लिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, बहुत फेमस लेखक हैं, और इनका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय तो आना ही आना है क्योंकि ये स्पेशल है। ठीक है, ये पूछे जाएंगे। तो देखो सबसे पहले जब भी आप साहित्यिक परिचय लिखो तो आपको एक छोटा सा पहले जीवन परिचय लिखना है, फिर हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे, हमारा मेन हेडिंग, फिर हम रचनाओं को लिखेंगे।
इतना आप लोग ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हम लिखते हैं जीवन परिचय छोटा सा, ठीक है। देखो लिखेंगे, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब जीवन परिचय में हम क्या लिखते हैं, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ, थोड़ी शिक्षा और इनकी मृत्यु, बस इतना लिखना है, क्योंकि आप हाई स्कूल में नहीं है कि बहुत बड़ा जीवन परिचय लिखेंगे, आपको साहित्यिक परिचय यहाँ पे लिखना होगा कि हिंदी साहित्य में इनका कैसा परिचय है वो, ठीक है। देखो इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। मतलब 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण इनका स्वर्गवास हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साहित्यिक परिचय अगर हम लोग बात करें तो कैसे लिखेंगे, देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। मतलब ये हिंदी साहित्य में इनका पद कैसा है, ये क्या थे, कैसी रचनाएं करते थे, कौन कौन से पुरस्कार मिले, ये सब आप साहित्यिक परिचय में लिखेंगे, ठीक है। तो ये मतलब निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। देखो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो साहित्यिक परिचय पहले से याद कर रखे होंगे, शायद दूसरे तरीके से, तो भैया वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं लिख सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब इनको डी लिट की उपाधि प्राप्त हुई, पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय है। 3 नंबर आपको भैया इसी के लिए मिलता है, साहित्यिक परिचय के लिए। 2 नंबर रचनाओं के लिए मिलेगा। देखो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, ठीक है। उसके बाद में आलोचना साहित्य में इन्होंने सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ठीक है। इतिहास में इन्होंने क्या लिखा, मैं हेडिंग हेडिंग वाइज लिख दिया है मैंने, ठीक है। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये इनकी उपन्यास की रचनाएं हैं। संपादन में नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग निबंध संग्रह को लिख देना, इतिहास को लिख देना, उपन्यास को लिख देना, बस 3 ही चीज को अगर लिख दोगे ना, फिर भी आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, क्योंकि रचनाओं में आपको गिने चुने रचनाएं लिखना है तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हमारे लेखक का जो साहित्यिक परिचय है वो हो चुका है। 2 नंबर इसके लिए, टोटल आपको भैया 5 नंबर मिलेंगे अगर ऐसे लिखकर आओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लेखक का हो गया, अब कवि का साहित्यिक परिचय आता है भैया, कवियों का, ठीक है। जैसे लेखक है वैसे कवि भी हैं। तो कवियों में मैंने लिया है जयशंकर प्रसाद जी को, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत ही फेमस कवि हैं, तो इनका मैंने लिया है भैया। 5 नंबर में अक्सर आते हैं, 5 नंबर के साहित्यिक परिचय आते ही हैं। तो प्रोसेस इनका भी सेम रहेगा, चाहे कवि हो या लेखक हो, आपको एक छोटा सा जीवन परिचय पहले हेडिंग डालना है। देखो जीवन परिचय की जगह पे आप लोग एक बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो कि नाम इनका जयशंकर प्रसाद, जन्म सन कहाँ कभी हुआ, ऐसे एक बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तरीके दोनों अच्छे हैं। अब देखो जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। देखो इनका सन और इनका स्थान जरूर लिखना है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी की प्रारंभिक प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, मतलब इनकी स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो घर पर ही हुई थी। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर ये स्वर्ग सिधार गए। मतलब 1937 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, लगभग 48 साल की एज में। तो ये इनका जीवन परिचय। साहित्यिक परिचय भैया, क्योंकि इन्होंने बहुत फेमस फेमस रचनाएं की हैं,
तो श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उन्नायक तथा उपन्यासकार भी थे। देखो, अगर आपसे कोई पूछे भैया छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उनको छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो वो छायावाद के प्रवर्तक थे, नाटककार थे, कथाकार थे, उन्नायक थे तथा उपन्यासकार भी थे। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। मतलब उन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय हैं, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। प्रसाद जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया। मतलब उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध इन सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और अपने कृतित्व से उनको इन्होंने अलंकृत किया। ये इनका साहित्यिक परिचय हो गया। रचनाएं अगर हम लोग देखें तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं निम्न है। जैसे काव्य ग्रंथ में इन्होंने कामायनी, आंसू, लहर, झरना इनकी काव्य की रचनाएं हैं। कहानी में आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वन, आंधी ये इनकी कहानी वाली रचनाएं हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती ये इनकी उपन्यास है। ठीक है। निबंध में काव्य और कला तथा अन्य निबंध, निबंध में ये इनकी रचना है। तो रचनाओं को इनके बहुत अच्छे से लिखना, ये सब बहुत फेमस रचना है। काव्य की रचना इनकी बहुत फेमस है। ठीक है। तो ये इनकी रचनाएं थी। तो लेखक कवि का साहित्यिक परिचय भी हमारा हो गया। अब हम लोग बनाएंगे भैया कहानी अपनी, मतलब अब हम कहानी पढ़ेंगे। अब कहानियों की अगर बात करें तो ये 5 नंबर लगभग 100% फिक्स होता है। देखो, लेखक का जो साहित्यिक परिचय है, कवि का जो साहित्यिक परिचय है, इनका 10 नंबर 100% फिक्स होता है। क्योंकि आप 3 लेखकों का पढ़ लीजिए, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कवियों में आप पढ़ लीजिए मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, आपका 10 नंबर ये कंप्लीट है। कहानी में आप पंचलाइट बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानियों को पढ़ लीजिए, आपका नंबर कंप्लीट है। तो हम लेकर आए हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। ये जो कहानियां होती है ना, ये आप किसी भी कहानी को उठाकर देखेंगे तो लगातार एग्जाम में आते हैं, मतलब हमेशा पूछे गए। बताओ, 14 से स्टार्ट हुआ है, 24 तक आया। तो इसको ऐसा मत सोचना कि भैया इस बार नहीं आएगा। मतलब पंचलाइट बहादुर, ध्रुव यात्रा 3 कहानी है। तीनों में 2 चीजें होती हैं, एक उद्देश्य, दूसरा सारांश। दोनों पढ़ लोगे ना, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। तो आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट, ठीक है, इसका सारांश पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से समझना। पंचलाइट जो है रेणु जी की आंचलिक कहानी है। मतलब पंचलाइट जो है रेणु जी की, रेणु का मतलब फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इसको लिखा है। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में क्या है, बिहार का एक पिछड़ा गांव है, काफी पिछड़ा गांव है, बैकवर्ड है, उसका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। होता क्या है कि बिहार में एक महतो टोली है जिसमें अशिक्षित लोग रहते हैं, कुछ अनएजुकेटेड लोग उसमें रहते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। मतलब हुआ क्या कि उन्होंने, रामनवमी का मेला था और वहां से उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, ठीक है, जिसको वो लोग पंचलाइट बोलते हैं। आगे देखिए। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब इनको लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज लेकर आ चुका हूँ। पंचलाइट मतलब जो लालटेन टाइप का होता है, पहले यूज किया जाता था, तो उसको ये लोग बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। भाई जैसे हम लोग अगर कुछ बड़ी चीज आज ले आए, गाड़ी ले आए या कुछ ले आए, तो हमें लगता है भाई हम इतनी बड़ी गाड़ी लेकर आए। वैसे ये लोग पंचलाइट को लेकर आए थे, पेट्रोमैक्स को, तो ये बहुत बड़ी चीज समझते थे, क्योंकि काफी पिछड़ा एरिया था ना। पंचलाइट को देखने के लिए क्या होता है, टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट और इतनी बड़ी चीज है कि गांव के जितने भी बालक हैं, बच्चे, औरतें और मर्द, सब इकट्ठा हो जाते हैं उसको देखने के लिए कि अभी जलेगा तो उसको देखेंगे हम। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले, और सरदार भी अपनी पत्नी को आदेश दे देता है कि शुभ कार्य करना है, उसको जलाना है, सबको दिखाना है, तो पूजा पाठ का प्रबंध कर लीजिए। जैसे शुभ कार्य जब होता है किसी के घर, तो छोटा मोटा पूजा पाठ होता है, वही वो भी उन्होंने भी कहा। ठीक है। सभी उत्साहित हैं, सब उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट कौन जलाएगा कौन। मतलब सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश थे, लेकिन इतने पिछड़े थे वो लोग, इतने बैकवर्ड एरिया से थे कि उनको पंचलाइट जलाना भी नहीं आता था। यही प्रॉब्लम उठती है कि पंचलाइट कौन जलाएगा। अब अगर वो नहीं जला पाते तो आसपास के जो गांव वाले हैं, पास पड़ोस के, वो मजे लेते, भैया ये लेकर आए, जला नहीं पाए। अब इज्जत की सवाल हो गई थी, इज्जत की बात आ गई। तो होता क्या है, इसी टोली में गोधन नाम का एक युवक है। भैया हमारे इस कहानी के हीरो हैं गोधन।
तो गोधन नाम का एक लड़का है। अब लड़का है भैया तो प्यार तो होगा ही, तो वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था, और वो गोधन जो है गांव की ही मुनरी नाम की एक युवती से प्रेम करता था। अब मुनरी की माँ जो है, उन्होंने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। अब गोधन जो है मुनरी से प्रेम करता था, तो जब उसके घर से जाता था तो गाना वाना गा के निकलता था। तो जो मुनरी की माँ है, उन्होंने शिकायत कर दी थी पंचायत वालों से कि हमारे घर के सामने से ये गाना गाकर निकलता है, लाइन मारता है, ठीक है। इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा था, और यही रीजन है कि पंचायत वालों ने गोधन को जात से निकाल रखा था। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि गोधन ही इकलौता ऐसा लड़का था जो पंचलाइट को जला सकता था। अब गांव वालों की इज्जत का सवाल है भैया, तो गोधन को बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो होता क्या है, मुनिरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, क्योंकि इसको गांव से बाहर निकाल दिया था, तो अब इसको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि काम काम आ चुका है। नहीं बुलाएंगे तो गांव की इज्जत जाएगी, ठीक है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं, क्योंकि वो पंचलाइट को जला देता है। पंच जो है वो गोधन को पुनः अपनी जात में ले लेते हैं, क्योंकि वो पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी काफी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं, और मुनरी की माँ जो गुलरी काकी है ना, बहुत खुश होती हैं और गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं। जो गोधन का शिकायत जो लेकर गई थी पंचों के पास, और उसको गांव से बाहर जिसने निकलवा दिया था, आज वही गोधन को क्या करती हैं, डिनर के लिए इनवाइट करती हैं, रात्रि के भोजन के लिए। देखो, जो आवश्यकता है ना, वो बड़े से बड़े संस्कारों, रूढ़गत संस्कारों को भी व्यर्थ कर देती है। देखो, आवश्यकता थी गोधन की तो बुलाना पड़ा, ठीक है। आगे देखो, पंच भी अति उत्साहित होकर कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचायत वाले भी खूब खुश होते हैं, और वो कह देते हैं, तुम्हारा साथ खून माप खूब गाओ सलीमा का गाना, मतलब उसको एकदम छूट दे देते हैं भाई, ठीक है। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो 5 नंबर का ये आता है। मैंने आपको बताया कि दो ऐसी कहानियां हैं जो आप पढ़ो, 2-3 कहानी, जैसे पंचलाइट को पढ़ लो, इसका सारांश और उद्देश्य दोनों पढ़ना, और बहादुर को पढ़ लो, बहादुर को पढ़ लो, और ध्रुव यात्रा को पढ़ लो। ध्रुव यात्रा या लाठी भी पढ़ सकते हो, आपका भैया 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, लिख कर ले लो, ठीक है। तो आपके जो ये 7 टॉपिक थे, वो हमने आज की इस क्लास में डिस्कस कर दिया। हमारी कहानी भी फिनिश हुई, और हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कवि का और कहानी। एक टॉपिक अभी भी है, आप लोग कहेंगे सर वो टॉपिक है खंड काव्य, 5 नंबर का खंड काव्य। अब इस टॉपिक को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, क्योंकि देखो, खंड काव्य जो होता है वो जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी से हैं, अब यूपी के किस जिले से हैं, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ होगा, कुछ जिलों में रश्मि रथी होगा, कुछ जिलों में त्यागपति होगा, कुछ जिलों में आलोक वृत होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे 5-6 हैं, सत्य की जीत होगा किसी में। तो ये आपके अलग अलग जिले से होते हैं, तो आपके जिले में कौन सा है उसको आप लोग पढ़ना। मान लो भी मैं त्यागपति बता दूं, तो आप लोगों के जिले में दूसरा हो सकता है। तो यही एक टॉपिक है जो जिला वाइज होता है, बाकी सारे टॉपिक सेम होते हैं। तो आपके जिले में जो है वो आप लोग उसको पढ़ लेना, बस खंड काव्य कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं किसी पार्टिकुलर को नहीं बता सकता, नहीं तो दूसरे स्टूडेंट क्या कहेंगे। तो ये था आपका 50 नंबर का आज का ये बहुत ही स्पेशल क्लास, और हमने पूरे क्लास को एक ही वीडियो में डिस्कस किया। मतलब हिंदी के 50 मार्क्स यानी कि खंड का को हमने एक ही क्लास में डिस्कस कर दिया। पूरा नंबर ऐड करेंगे तो 10 10 10 30 35 40 45 50, ठीक है। अब अगर आप लोग कमेंट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, तो मैं इसका खंड खा का भी पूरा क्लास लेकर आऊंगा, नो टेंशन, जब तक है हम, ठीक है। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।